दोस्तों, मैं रामहित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। आज दूसरा लेक्चर है इस सीरीज का। पहला लेक्चर में हम आप लोगों ने पढ़ा था लॉगरिथम। हालांकि क्या पढ़े थे लॉगरिथम के अंदर, उसका भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ देखेंगे, समझेंगे, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमें पढ़ना है प्रतिलघु घनक, एंटी लॉगरिथम्स। एंटी लॉगरिथम को हम आप लोग क्या कहेंगे भाई? तो एंटी लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में हम आप लोग बोलेंगे एंटी लॉग। जैसे लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते थे? लॉग कहते थे। एंटी लॉगरिथम को हम आप लोग कहेंगे एंटी लॉग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले प्रीवियस क्लास के टर्म्स को देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हम आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा गया। फिर आज के लेक्चर को हम आप लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये टर्म, ये स्थिति आपके साथ हमेशा रहेगा कि जब कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड पिछले लेक्चर के बारे में ज़रूर बातचीत हम आप लोग करेंगे, ताकि पीछे वाला चीज़ें रिवाइज होता चले ना, पीछे वाला जानकारी आपके पास आता रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग ही यहाँ पर लिया है कि भाई प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम आप लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा था लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स जिसको हम आप लोग शॉर्ट में कहते थे लॉग। और आप स्थिति स्पष्ट कर पाए थे कि भाई लॉग जो होता है वह दो टाइप का होता है। एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। ये चीज़ें जब बिल्कुल स्पष्ट होकर आ गया था तो ये भी पता चला था कि कॉमन लॉग वो लॉग है जिसका बेस 10 है, नेचुरल लॉग वो लॉग है जिसका बेस ई है। तो ई बेस वाले को हम लोगों ने नाम दिया था नेचुरल लॉग, और 10 वालों का नाम रखा, 10 जिसका बेस था उसका नाम रखा गया था कॉमन लॉग। फिर इस लॉग, दोनों लॉग के अंदर एक रिलेशन आ गया था कि भाई ln x का मतलब है नेचुरल लॉग, यानी ई बेस लॉग x, इसका वैल्यू आया था 2.303 लॉग, नहीं 10 बेस लॉग x। तो ये प्रूफ कैसे हुआ था, ये बात भी, यानी इसे सत्यापित भी किया गया था पिछले लेक्चर में। तो जो जानना चाहते हैं कि ये वैल्यू एक्चुअल में आ कहाँ से गया, वह पिछला लेक्चर निश्चित रूप से देखें, फिर इस लेक्चर को देखें, ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर हो सके। चलिए, और कुछ एक बेसिक फार्मूला जो था वो क्या था, तो उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। एक सूत्र ये था। एक और फार्मूला था log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये सभी दोनों बेस के साथ लागू होता है, चाहे बेस कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। log m पर पावर n इज इक्वल टू n log m। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ई बेस x इज इक्वल टू ई बेस log x इज इक्वल टू log x बटा log e। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ई बेस log x इज इक्वल टू y हो तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशन में हम कर सकते हैं x बराबर e टू दी पावर y, जो कि कहलाता है एंटी लॉग y। एंटी लॉग y, तो एंटी लॉग का भी फार्मूला कहीं ना कहीं लॉग में ही छिपा हुआ था, जिसको हम आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो पिछला लेक्चर इसलिए भी लॉग को समझने के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पिछला लेक्चर निश्चित रूप से देखिए, ताकि इस लेक्चर में, इस टॉपिक में आपको कहीं कोई डाउट ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना रहे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात था वो था कैलकुलेशन। तो हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो 10 बेस लॉग का कैलकुलेशन कर रहे थे। इसमें हमने आपको बताया कि भाई 10 बेस लॉग x का अगर कैलकुलेशन करोगे तो इसमें आपके पास दो चीज़ें आएगा। एक आ जाएगा सर पूर्णांश दशमलव, और दूसरा क्या आ जाएगा? अपूर्णांश। तो पूर्णांश को अलग तरीका से कैलकुलेट करेंगे और अपूर्णांश को अलग तरीका से। पूर्णांश कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। अपूर्णांश भी कैलकुलेट करना उतना ही आसान तो नहीं है, बिकॉज इसके लिए हमें टेबल देखने के लिए आना चाहिए और टेबल पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले लेक्चर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल
को लेते हैं ताकि पिछला लेक्चर हमारा सफल हो सके, उसमें जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा उसका उपयोग कर सके। फिर कंटिन्यू करेंगे किसको, एंटी लॉगरिथम को, चूँकि ऊपर जो हेडिंग था वो एंटी लॉगरिथम था। तो बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, या लिख लेना सबसे आसान या सबसे बेहतर काम है, लिख लीजिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं सिचुएशन को। देखिए यहाँ पे हमने टेबल ले रखा है, बिकॉज टेबल लेना इसलिए ज़रूरी है कि टेबल के अकॉर्डिंग टू वैल्यू हम आप लोग क्लियर कर सकें। और आपको ये टेबल दिख भी रहा होगा, और आप सबके पास ये टेबल है, एनसीईआरटी बुक में है, ग्राफ कॉपी के अंदर ये टेबल है, मैथमेटिक्स बुक्स के अंदर ये टेबल है। बस ये टेबल आपको देखने के लिए आ जाना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से आपको सिखा पाऊंगा, आपको मैं बिल्कुल इजी प्रोसेस से बता पाऊंगा कि भाई इस टेबल को देखते कैसे, इस टेबल को पहचानते कैसे। ये है एन। तो सीधे तौर पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया, लॉग 100 ये 1324.46 और हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ऊपर ही आपने देख लिया कि दो तरह का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक पूर्णांश और दूसरा अपूर्णांश। तो इसका हम सबसे पहले पूर्णांश कैलकुलेट करेंगे। पूर्णांश के लिए हम लोगों ने एक सिंबल बनाया था आई इंटीजर, इंटीजर बराबर फॉर्मूला था n-1। तो आई इंटीजर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये संख्या कितने अंकों का है, 4 अंकों का है, दशमलव से पहले देखना। अब ये 4 अंकों की संख्या है तो n का वैल्यू 4 हो गया, -1 तो इसका इंटीजर पॉइंट कितना आ गया, 3 आ गया, पूर्णांश निकल गया 3। अब मान लीजिए अगर संख्या यहाँ 2 अंकों का रहता तो पूर्णांश 1 होता, संख्या 3 अंकों का रहता तो पूर्णांश 2 होता, संख्या 10 अंकों का होता तो पूर्णांश 9 होता। यानी दशमलव से पहले देखना है कि कितने अंकों की संख्या है। अब दूसरा हम आप लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अपूर्णांश नन इंटीजर। तो अपूर्णांश नन इंटीजर ni कैसे कैलकुलेट होगा वो समझिए। तो नन इंटीजर के लिए हम लोग क्या काम करेंगे वो देखिए। इसके प्रथम 2 अंक को हेडिंग बनाएंगे। इसका प्रथम 2 अंक क्या है, 13 है सर, और तीसरा अंक के अनुसार टेबल को सेलेक्ट करेंगे। तीसरा अंक क्या है, 2 है, तो 13 का 2। आइए यहाँ पर n में ढूंढिए 13 को, तो देखिए ये 13 मिल गया, और 13 का 2 जब इसके सामने आप चलिएगा तो क्या दिख रहा है सर, 1206। 13 का 2 हो गया 1206। अब यदि चौथा अंक है तो कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा, चौथा अंक नहीं है तो कैलकुलेशन यहीं स्टॉप हो जाएगा। ये बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए चौथा अंक इसका संयोग से 4 है, तो हम टेबल में 13 का 4 कहाँ पर देखेंगे, MD में देखेंगे। MD का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 9 तक। देखिए भाई MD 0 से चालू नहीं होता, MD 1 से चालू होता है। तो 13 का 4 आप देख लो, 13 का 4 क्या है सर MD के अंदर, तो 13 ही है। 13 का 4 MD के अंदर 13 ही है। तो इस MD को ना जोड़ना पड़ता है, MD के वैल्यू को इसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक, नॉन इंटीजर अपूर्णांश वाले वैल्यू में। तो देख लीजिए 6 3 9 1 2 1 12 19 हो गया। तो फाइनली जो आपका वैल्यू होगा वो क्या होगा सर, यानी आप लिख सकते हो कि अतः लॉग कितना 1324 दशमलव यानी 1324.46 का वैल्यू हो गया 3.1219। अब आपके मन में एक सवाल ये भी चल रहा होगा सर कि ये दशमलव के बाद 4-6 जो है वो कहाँ चला गया। देखिए सर, लॉग का कैलकुलेशन केवल 4 डिजिट तक होता है। आप देख पाओगे, कोई भी वैल्यू उठाकर देखिए, लॉग का मेंटिसा यानी अपूर्णांश का वैल्यू कितने अंकों का दिया गया है, 4 अंकों का। तो 4 अंक के बाद कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब शामिल हो जाता है पूर्णांश के अंतर्गत ही। समझ में आ गई बातें। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ें समझते हैं। तो और एग्जाम्पल लेने के लिए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे सर, अगले टेबल पे आएंगे, अगला टेबल का उपयोग करेंगे। टेबल लॉगरिथम का जो है वो टेबल कहाँ से कहाँ तक है भाई, तो वो टेबल 10 से लेकर 99 तक आपको देखने को मिलेगा। तो पिछले वाले स्लाइड में आपके पास 40 तक टेबल था, यहाँ 41 से लेकर 70 तक है। तो देखिए ये आपका n है, इसमें छुटा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऑलरेडी दिया हुआ है वैल्यू।
अब मानिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर लॉग कितना ले लें, 70 तक का रेंज है तो 630.46 ऐसा लेते हैं। इस बार इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 630.46 क्या होगा। तो सबसे पहला काम कि इसका इंटीजर कैलकुलेट कर लेते हैं, आई कैलकुलेट कर लेते हैं, पूर्णांश जिसको आप कहते हैं वो पूर्णांश कैलकुलेट करते हैं। तो पूर्णांश के लिए हमें देखना होगा दशमलव से पहले यह कितने अंकों की संख्या है। दशमलव से पहले यह 3 अंकों की संख्या है 630, तो 3 घटाओ 1 इसका पूर्णांश हो गया 2। दशमलव से पहले अगर 10 अंकों की संख्या रहता तो पूर्णांश 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। दशमलव से पहले अगर 8 अंकों की संख्या होता तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब पूर्णांश जैसे निकल गया तो फिर अपूर्णांश निकालेंगे, नन इंटीजर। भाई नन इंटीजर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं ये चीज़ें देखिए। नन इंटीजर यानी अपूर्णांश निकालने के लिए प्रथम 2 अंक को हेडिंग बनाते हैं। प्रथम 2 अंक 63 है तो और इस n में हम इस 63 को सेलेक्ट करते हैं। कर लिया हमने 63 को सेलेक्ट। तीसरा अंक के अनुसार वैल्यू को टेबल से देखकर लिख लेते हैं। 63 तीसरा अंक 0 है, 63 का 0 ये 63 रहा और ये 0 रहा। तो देखिए 63 का 0 क्या है, 79 दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं 79। क्या कोई चौथा अंक है? हाँ भाई है, चाहे वह दशमलव से पहले हो या दशमलव के बाद हो। चौथा अंक या तीसरा अंक इन सब चीज़ों को नहीं देखता, दूसरा अंक इन सब चीज़ों को नहीं देखता। तो चौथा अंक 4 है तो हमें चलना पड़ेगा एमडी के अंदर। ये रहा ये वाला हिस्सा आपका एमडी है, मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस यानी 63 का चौथा अंक 4 है तो 4 में हम लोग चलेंगे। तो सर चलो 63 का चौथा अंक 4 और संयोग से ये 4 वाला 4 का जो वैल्यू है एमडी के अंदर वो 3 है तो इसमें हम ऐड कर लेंगे कितना, 3 3 3 6 9 9 7। तो आप देख पा रहे हो सर कि इसका वैल्यू आ कितना गया। इसका वैल्यू हो गया यानी हम यहाँ लिख सकते हैं लॉग 630.46 का मान क्या लिख सकते हैं सर, 2 पहले पूर्णांश 2 दशमलव फिर अपूर्णांश। अपूर्णांश का वैल्यू कितना 7996। ये कंप्लीट हो चुका है सर। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और चीज़ों को देखेंगे। आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग काम कर रहे हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। क्या करेंगे सर, जैसे इमेजिनेशन करिए कि हमारे पास केवल ये तीसरा एग्जाम्पल है, आपके पास केवल log 1 है। तो log 1 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका पूर्णांश 0 है ना। क्यों 0 है, एक अंक की संख्या, 1 में से 1 चला गया, 0 बच गया। अब कोई दूसरा अंक नहीं है तो 1 के बाद हम दशमलव देते हैं और इसके बाद कई 0 डाल देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको भी पता है। अब प्रथम 2 अंक को हम हेडिंग मानते हैं 10 और टेबल में 10 का 0 देखिएगा तो 0 0 0 आएगा तो 0.000 हो गया। तो इसको ऑलरेडी आप 0 लिख सकते हैं। जैसे मानिए इसी में रहता log 2, ये बातें हमने पिछले क्लास में भी किया है। log 2 इसका भी पूर्णांश 0। अब 20 ना, प्रथम दो डाल के दशमलव डालेंगे फिर 0 0 डालेंगे तो 20 का 0 चेक करेंगे। 20 का 0 चेक करिएगा तो टेबल के अंदर आएगा ये 30 10। तो तीसरा अंक ऑलरेडी कोई है नहीं, 0 होगा और कभी भी n का वैल्यू 0 होता नहीं है ना, तो वो हम छोड़ देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0.3010। इसी प्रकार से अगर रहता log 3 तो तीसरा ये पूर्णांश इसका 0। अब 30 का 0 देखेंगे टेबल में तो दोस्त जब आप आप 30 का जब 0 चेक करोगे तो 30 का 0 आपको क्या आएगा, 30 का 0 आपके पास आने वाला है 4771। तो ये हो गया 0.4771। इसी प्रकार से अगर आपके पास log 4 होता और इस 4 का वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते तो 0 देखिए अब 40 का 0 चेक करना होता। टेबल हमारे पास 40 का 0 इसका भी नहीं है, इसका भी टेबल पिछले स्लॉट में था तो ये वैल्यू आपके पास होता 40 का 0 60 20 तो 0.6020। यहीं अगर होता log 50 का, ये log 5 का वैल्यू देख लो सर, log 5 का वैल्यू तो पूर्णांश तो 0 हो ही गया। अब अपूर्णांश 50 का हमें 0 चेक करना होता, 50 का 0 चेक करेंगे तो 69
90 हो जाएगा। ऐसे करके आप किसी का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। log 6 का वैल्यू, तो log 6 का वैल्यू देखिए अपूर्णांक 7782 आ रहा है, तो 0.7782 हो जाएगा। log 7 का वैल्यू 8451 आ रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.8451। आप ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और निश्चित रूप से यदि आप लॉग सीखना चाहते हैं तो 20-30 तक कैलकुलेशन आपको करके देखना चाहिए। चलिए थोड़ा अब आगे बढ़ने का बारी आ गया है, आगे चलते हैं। ये भी लॉगरिथम टेबल ही है, और ये लॉगरिथम टेबल देखिए 99 पर आने के बाद कंप्लीट हो चुका है ना। 99 पर आने के बाद ये टेबल पूर्णतः कंप्लीट हो गया। अब इस टेबल में कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर चीज़ें आपका होता जाएगा, आपके नॉलेज में निखार आता रहेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई फार्मूला ऑफ एंटी लॉग। हाँ, हम जहाँ पहुँचना चाहते थे, जो टॉपिक आज का हमारा था, उस टॉपिक पर हम आप लोग पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एंटी लॉग को सीखने के लिए। और एंटी लॉग आप यदि अच्छा से सीखना चाहते हैं तो लॉगरिथम्स में बताए हुए सारे फंक्शन को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंटी लॉगरिथम का, और एंटी लॉगरिथम सीखते हैं सर। सबसे पहली बात कि महत्वपूर्ण इसमें बेस है, बेस पे ही सब कुछ होता है। तो मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है ई बेस लॉग x बराबर y। अगर ऐसा है, ऐसा हो तो ये फार्मूला पिछले क्लास में भी आप देख चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं x बराबर एंटी लॉग y, एंटी लॉग y। अब एंटी लॉग को जब हटाएंगे तो x बराबर e टू दी पावर y, x बराबर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y हो जाएगा। यानी एंटी लॉग जब हटता है तो बेस में क्या आता है, बेस में वही आता है एंटी लॉग के बेस में जो लॉग का बेस होता है। क्लियर। जैसे दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, 10 बेस लॉग x इज इक्वल टू y हो, तो हम क्या करने वाले हैं सर, तब हम करेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग y। अब कहोगे सर यहाँ तो बेस के हिसाब से एंटी लॉग दोनों तरफ लिख रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे नहीं सर, फर्क है। वो फर्क बेस का है। जब आप लैंग्वेज में लिखते हैं तो केवल लॉग लिखते हैं। आपको भी पता है कि केवल लॉग, अभी आप इसे बता सकते हो कि ये नेचुरल लॉग है, लॉग x लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग है कि कॉमन लॉग है, बिल्कुल नहीं बता सकते सर। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, बेस ऑलवेज हिडन होता है। तो एंटी लॉग के साथ भी जब बेस हिडन होता है, एंटी लॉग भी जब लिखते हैं तो यहाँ बेस हिडन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बेस के अकॉर्डिंग टू चीज़ें पता चलेगा। x इज इक्वल टू, अब इसको हम कहेंगे 10 टू द पावर y। तो हम आप लोग जो कैलकुलेशन सीखने वाले हैं वो x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y का सीखने वाले हैं, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर सारा का सारा 10 बेस कैलकुलेशन ही हुआ करता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें सीखना चाहते हैं, सीख लेंगे धीरे धीरे करके। फिर मैं टेबल देखकर भी, टेबल के जरिए भी आपको काम करने के लिए सिखाऊंगा। जैसे मानिए कहीं पर लिखा है 10 बेस लॉग x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है सर। x का वैल्यू देखिए, इस तरफ जो बेस है उस तरफ बेस चला गया, और जो आपको आपका एक्सपोनेंट है, वैल्यू है, वो वैल्यू पावर में आ जाता है ना। तो आप इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5, खत्म। बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 10 बेस लॉग x इज इक्वल टू 12.5। अब जरा देखिए ध्यान से, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे x इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 12.5। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 12। अब 0.5 का मतलब है √10। √10 का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर हम रख देंगे, और वैल्यू रखने के बाद ये कहलाएगा 10 टू दी पावर इतना मल्टीप्लाई जितना भी होगा √10 का वैल्यू, √10 का वैल्यू उतना गुना 10 पर पावर 12। लेकिन अब सवाल यहीं से उत्पन्न हो रहा है सर कि यहाँ पर 0.5 था,
तो 0.5 जैसे x पर पावर 0.5 है, इसका मतलब है इस पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे 10 कट गया 2 हो गया, यानी x पर पावर 1/2, तो रूट x कर लिए और कैलकुलेशन वर्गमूल के जरिए निकाल लिए। लेकिन सर क्या हमेशा इतना सरल वैल्यू रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ये हो सकता है x पर पावर 0.8673, तब क्या करेंगे? तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तब हमें सहारा लेना होगा एंटी लॉगरिथम टेबल का। जो कैलकुलेशन अभी हम आप लोग सीख रहे हैं उसी कैलकुलेशन का उपयोग करके इस वैल्यू को हम आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यही है, इसी को आज के लेक्चर में सीखना है और इसी के लिए आज का लेक्चर आप तक पहुंचाया भी जा रहा है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों को समझने के लिए हमें एंटी लॉगरिथम टेबल की तरफ जानना होगा। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन के जरिए वैल्यू तोड़ कैसे सकते हैं। यदि आप ये समझ गए हैं कि 10 बेस log x इज इक्वल टू 12.5 है, तो x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12.5 हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर बेस 10 ना हो। एक बात ये भी मैं कहता हूँ, एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लेते हैं मित्रों कि यहाँ पर बेस 10 ना हो, तो 2 बेस log x इज इक्वल टू 5.5 हो, ऐसा मान लेते हैं। तब x का वैल्यू क्या होगा? तब x का वैल्यू होगा 2 पर पावर 5.5। जो बेस है वही बेस, जो बेस log के अंदर है वही एंटी लॉग का बेस कहलाएगा। तो कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो बेस को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं टेबल के जरिए। देखिए यहाँ पर आ गया एंटी लॉगरिथम टेबल। एंटी लॉगरिथम टेबल भी बिल्कुल वैसे ही देखेंगे जैसे कि हम आप लोग लॉगरिथम टेबल देखा करते थे। इसके लिए कुछ अलग नियमावली नहीं है, बिल्कुल सेम नियमावली से ये भी काम हुआ करता है। बस जैसे मान लेता हूँ कि मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ गया 10 बेस log x इज इक्वल टू 12.185, ऐसा कुछ आ गया सर। अब इसके अकॉर्डिंग टू हमें कैलकुलेशन करना है। तो सिंपल सी बात है, x का वैल्यू निकालना है तो x के जगह पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 12.185, ऐसा हो गया। अब इसको और हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 0.185 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना 12। अब इसको और हम लिख सकते हैं। मेन तो यहाँ तक था, ये हो गया। अब उसमें कुछ नहीं है, मेन है कि इसका वैल्यू कैलकुलेट करना। तो सर यहाँ जो पावर में आप देख रहे हैं 0.185, इसी को समझिए। 0.185 प्रथम 2 अंक को हेडिंग मानेंगे, दशमलव के बाद प्रथम 2 अंक जो होगा उसको हेडिंग मानेंगे। जैसे लॉगरिथम में मानते थे यहाँ भी वैसे ही करेंगे। तो दशमलव के बाद 1/8 है तो 1/8 कर लेंगे, 1/8 हेडिंग कर लेंगे। और तीसरा अंक देखेंगे, तीसरा अंक क्या है 5। अब इस टेबल में आएंगे सर 0.18, तो 0.18। अब तीसरा अंक किसका 5 है, तो 0.185 यहाँ तक हम चलेंगे और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। तो देखिए सर कितना है 1531 है, तो ये वैल्यू हम रख लेंगे 1531। अब क्या इसमें चौथा अंक है दशमलव के बाद? नहीं है, तो चौथा अंक है ही नहीं, चौथा अंक है ही नहीं, तो एमडी में जाने की आवश्यकता नहीं है। एमडी में तब आप जाते हैं जब आपके पास चौथा अंक कोई होता है। चौथा अंक नहीं है तो एमडी में नहीं जाइए, हो गया, यही कहानी खत्म। तो अब एक्चुअल में ये वैल्यू आ गया 0.18 का 5वां लेटर आपके पास आया 1531। तो भाई इसका वैल्यू होगा कितना? तो इसका वैल्यू हो जाएगा सर x इज इक्वल टू 1531 गुना 10 पर पावर 12। अरे नहीं दोस्तों, इतना नहीं होना है। क्या होना है? अब देखिए 0.1 है तो यहाँ पर एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे ना। अरे 10 पर पावर 1 होता है तो 10 होता है सर। अब 10 पर पावर 1 से कम है तो 10 से कम ही वैल्यू होगा ना। तो हमारा आंसर आ गया 1.531, 1.531 गुना 10 पर पावर 12। इस प्रकार से आप एंटी लॉगरिथम का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी एक तरीका से अब सोच के देखिए ज़रा मैं बताऊं कहीं पर, चूंकि ये वैल्यू क्या है एंटी लॉग का, तो कहीं लिखा है, कहीं अगर लिखा है एंटी लॉग, जैसे ये 12 और ये
100 दशमलव के बाद 185, तो m प्लस n ऐसा करके इसको हम तोड़ते हैं। तो इसको जब ऐसा करके तोड़ेंगे, इस तरीक़ा से तोड़ेंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एंटी लॉग m गुना, ये m है, एंटी लॉग m गुना एंटी लॉग n, इस तरीक़ा से लिखते हैं। देखिए सर, ये गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है ना, बिल्कुल इसी वैल्यू में लिखा जाएगा। तो एक फॉर्मूला भी बन के तैयार हो गया। फॉर्मूला हमने पहले आपको नहीं बताया, पहले हमने आपको बिना फॉर्मूला पर क्वेश्चन करके दिखाया, फिर फॉर्मूला आपको बताया। तो फॉर्मूला इसमें कहीं कोई रिक्वायर्ड है ही नहीं, कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं है फॉर्मूला का। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं सर। चलिए देखते हैं, इसी टेबल से एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो लिखा हुआ है एंटी लॉग। देखिए इस बार एंटी लॉग लिख रहे हैं, एंटी लॉग 15.1146। ये इस बार 4 अंक हम बना रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 15.1146। बिल्कुल। तो अब ये जो वैल्यू हमारे पास आने वाला है वो क्या हो गया, 10 टू दी पावर 0.1146 गुना 10 टू दी पावर 15। अब ये 10 टू दी पावर 15 स्वतंत्र है, इसे किसी बात का टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात का है कि ये वैल्यू कैसे सॉल्व होगा। तो इसका हम प्रथम 2 अंक दशमलव के बाद हेडिंग बनाएंगे 0.11, ये हमारा हेडिंग हो गया। तीसरा अंक क्या है, 4 है। तो 0.11 का टेबल में हम 4 देखेंगे। तो 0.11 का 4 देखोगे सर, तो ये वैल्यू आपको दिख रहा होगा कितना, 1300। तो ये वैल्यू हो गया 1300। अब इस बार चौथा अंक भी है, और चौथा अंक है 6। एमडी के अंदर जाकर देख लेंगे कि ये जो हमारा एमडी है इसमें 6 कहाँ है। ये हुआ 1 2 3 4 5 6। तो चलते हैं बस 6। देखिए क्या है, 2 है, 2 को ऐड कर देना है। जैसे इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो ये होगा 1302 ना, ये कंप्लीट हो चुका है चीज़ें। तो अब आपका वैल्यू हो क्या गया सर, तो आपका वैल्यू हो गया, यहाँ से इसको हम लिखेंगे 1302 गुना 10 पर पावर 15। अब चूँकि 0.1 जस्ट दशमलव के बाद प्रथम अंक पे ही अंक आ गया, तो यहाँ पर हम 1 अंक के बाद दशमलव डालेंगे। अब इमेजिनेशन करिए, ये ऐसा रहता 0.011, तब हम ये 1 अंक और पहले ही दशमलव डाल लेते ना, तो यहीं पर दशमलव डालते, तब होता 0.1302। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग टू आप एंटी लॉगरिथम का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब रही बात कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें निखर के सामने आता रहेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा। मूल चीज़ें इसमें प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों। तो प्रैक्टिस लगेगा, चूँकि कैलकुलेशन है और आप कंपटीशन निकालना चाहते हो तो कंपटीशन निकालने का एकमात्र विकल्प है कैलकुलेशन बेहतर करिए, टॉपिक अपने आप बेहतर होगा। आप टॉपिक को बेहतर करने के चक्कर में रह जाएंगे तो कैलकुलेशन आपका पीछे छूट जाएगा। तो पहले आप टॉपिक पढ़ने से पहले ना, पहले कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ऐसे ही कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, कुछ भी लिखिए, कैलकुलेशन करते रहिए और कैलकुलेशन इतना मजबूत कर दीजिए, इतना फास्ट कर दीजिए कि नंबर्स देखते ही आप आराम से 30 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 10 सेकेंड में बड़े बड़े डिजिट्स का कैलकुलेशन कर दीजिए विदाउट ट्रिक। कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक होता कुछ नहीं है ना, ट्रिक आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। तो आप जो पूर्णतः मेथड जानते हैं उसका उपयोग करिए। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। अब मूल बातें हैं, प्रैक्टिस देखिए, टेबल ऐसे ही आगे बढ़ता रहा है। 0.26 से लेकर 0.46 तक हमने टेबल को कंप्लीट रूप से दिया है। 0.47 से लेकर 0.75 तक, और उसके आगे भी है ये टेबल। जहाँ तक ये टेबल पॉसिबल था वहाँ तक दिया गया आपके लिए ये टेबल। 0.76 से लेकर 0.99 तक ये टेबल दिया गया है।
इसके बाद आप इस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए मैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको दिखाता हूँ और फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मानिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, चूँकि टेबल हम सामने रखते हैं, टेबल का काम लगेगा, तो टेबल बिल्कुल सामने रखा जाए सब। जैसे इमेजिनेशन करिए हम कभी क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन बनाते समय आ गया log KC इज इक्वल टू 15.8509 ऐसा आ गया। अब इसका वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, KC इज इक्वल टू 10 टू दी पावर, ना यहाँ बेस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हिडन है, और आप इस कैलकुलेशन में हैं, कॉमन कैलकुलेशन में, तो बेस 10 ही होगा। 10 टू दी पावर 15.8509 आप ऐसा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा KC इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 0.8509 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 15, और आप लिख सकते हैं KC इज इक्वल टू, अब देखिए मुख्य तो यही है ना, ये वैल्यू यदि आप टेबल से कैलकुलेट करके रख दीजिए तो कुछ भी हो जाएगा। अब 10 टू दी पावर 15 तो 10 टू दी पावर 15 ही रहने वाला। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 अंक को हेडिंग बनाएंगे 0.85, और तीसरा अंक देखेंगे, तीसरा अंक 0 है, तो 0.85 का 0 चेक कर लेंगे। ये 0 था तो 0 इसका कितना है, 7079 है सर, तो 7079 ये हम यहाँ पर लिख देंगे। चौथा अंक भी देखेंगे, चौथा अंक 9 है, तो MD में चलेंगे, 999, ये 9 है यहाँ पर, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो 9 का MD में वैल्यू 15 है, तो चौथा अंक जोड़ लेते हैं, 15 कर देते हैं भाई। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 4 10 1 11, तो 71 14 होके तैयार हो चुका है। तो 71 14 तो इसका वैल्यू होगा 7.114 गुना 10 पर पावर 15। आप ऐसे करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, आगे का लेक्चर भी आपको समझ में आता रहेगा। बहुत जल्द हम आपको सिलेबस की ओर ले चलेंगे, जेई की ओर, नीट की ओर, आपको CUT के बारे में बताएंगे, आपको आपका 11th का सिलेबस बताएंगे, 12th का सिलेबस बताएंगे। तो आप बिल्कुल फ्री में होल केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। मैं पूरा केमिस्ट्री 11th का 12th का विथ NCERT, विथ जेई क्वेश्चंस बैंक, नीट क्वेश्चंस बैंक, CUT क्वेश्चन बैंक सब पढ़ाने वाला हूँ, सब आपको सिखाने वाला हूँ पूर्णतः फ्री में। तो आप डेडिकेशन के साथ पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, पूर्णतः ईमानदारी से मैं चीज़ें आपको बताता रहूँगा और सिखाता रहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ के फ्यूचर में कुछ बेहतर करेंगे। तो देखते रहिए, और ज़्यादा नॉलेज के लिए राइट वे केमिस्ट्री के YouTube चैनल को और अपने को इम्प्रूव कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर बनिए। तब तक के लिए धन्यवाद।